पता है कि मैं अब कंटिन्यू क्लास आपका करा रहा हूँ, ठीक है। सप्ताह में 4 दिन आपका थ्योरी का क्लास आता ही आता है। फर्स्ट ईयर का सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच क्लास जो है आपका चलता है। सेकेंड ईयर के दोपहर में चलता है 2 बजे के आसपास। थर्ड ईयर का शाम में 6 बजे चलता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द एएनएम का भी क्लास शुरू करूँ, बहुत लोगों का डिमांड है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी आपको पता है कि बायोसाइंस के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक पार्ट में है और बी पार्ट में जिसमें मात्र 15 नंबर का पूछा जाता है वह माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये भी पढ़ना है, 15 नंबर बहुत आसान होता है यहाँ से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वैज्ञानिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या फिर 5-10 नंबर सब्जेक्टिव में हो, बार बार पूछता है। तो चलिए हम लोग इन तीनों वैज्ञानिक के डिटेल्स आज हम लोग देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के 3 महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ठीक है। पहला है एंटनी वान ल्यूवेनहुक, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इनका नाम एंटोनी, ठीक है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक आप लोग नाम सुने होंगे। पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, किसी भी साइंटिस्ट के बारे में आप लोग को मैं बता दूं, यह वीडियो नंबर 16वां होने वाला है, ठीक है। अब तक 15 वीडियो डल चुका है। प्लेलिस्ट में देखिए 24 से 25 का प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आप लोग का 15 तक डल चुका है। यह 16वां नंबर का वीडियो है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जानिए एंटोनी वान ल्यूवेनहुक के बारे में। तो इनको मैं चीज़ बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ। किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो या फिर जो है साइकोलॉजिस्ट हो, जो भी हो, अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर पूछे तो 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कि वे व्यक्ति कहाँ के हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में संक्षिप्त जो है क्या चीज़, संक्षिप्त जानकारी, इंट्रोडक्शन। पहला में इंट्रोडक्शन जान जाएंगे। तो दूसरा में हम जानते हैं कि यह अगर इस क्षेत्र में है, जैसे साइकोलॉजिस्ट होंगे तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में उनका योगदान होगा। अगर वो यहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं तो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में उनका योगदान होगा, ठीक है। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इनको, तो माइक्रोबायोलॉजी में इनका क्या क्या योगदान है, तो उनके योगदानों को लिखते हैं, ठीक है। अगर उनके द्वारा कुछ दिया गया प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो उनके सिद्धांत को लिखेंगे, ठीक है। और उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है उस क्षेत्र में तो उनको पुरस्कार को भी शामिल करेंगे। और नेक्स्ट होता है उनके द्वारा किए गए खोज, चूँकि जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी जो है व्याख्याता होता है किसी भी विषय में, तो खोज करता है, तो वो व्यक्ति क्या क्या खोज किए हैं उनके उपलब्धि खोज को लिखा जाता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद उनका योगदान के बाद उनका सिद्धांत के बाद उनका खोज, ठीक है, ये सब लिखते हैं हम लोग। बात समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछे तो इन सारे पॉइंट में आप लिख दीजिए, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, जैसे एंटोनी वान ल्यूवेनहुक को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के नाम में हम इन्हें जानते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो है यहाँ पे फादर कहा जाता है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1632 में, याद रखिएगा। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक सबसे पहले जन्म लिए, तो इसलिए इनका 1632 में, 24 अक्टूबर 1632। मृत्यु हुआ इनका 26 अगस्त 1723 में, ठीक है। डेट टाइम थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें लोग कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो जन्म 1632 में, मृत्यु हुआ 1723 में, यानी यह पूरे के पूरे जो है 91 साल अपना जीवन जिए यहाँ पे, ठीक है ना। और इनका देश नीदरलैंड था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक पूछेगा किस देश के थे, तो नीदरलैंड के थे, याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं। तो इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, ठीक है ना, मतलब ये क्या क्या काम किए हैं। तो ये पेशे से कपड़ा व्यापारी थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक एज ए प्रोफेशन इनका
कपड़ा व्यापारी का प्रोफेशन था, ठीक है, व्यवसाय था। स्वयं बनाए गए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपी का उपयोग इन्होंने किया, यानी इनका जो खोज था, इनका जो उपलब्धि था वो ये था कि इन्होंने सिंगल लेंस के बने हुए माइक्रोस्कोपी का निर्माण किया, ठीक है ना। यानी यह ऐसे सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किए जो जिसमें एक लेंस लगा था। आजकल तो मॉडर्न ज़माना में एक पर एक माइक्रोस्कोप आ गया है, ठीक है ना, लेकिन उस समय इन्होंने सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप बनाया और उसका इन्होंने उपयोग भी किया रिसर्च में, ठीक है। पहले व्यक्ति जिन्होंने जीवित सूक्ष्म जीवों को देखा, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, जो कि सबसे पहले इन्होंने आया, सबसे पहले इन्होंने लेंस वाला सूक्ष्मदर्शी बनाया, तो इन्होंने सबसे पहले जीवित सूक्ष्म जीवों को देखा, यानी लिविंग होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको इन्होंने देखा अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इनका खोज क्या था, तो इन्होंने बैक्टीरिया का जो है इन्होंने देखा, बैक्टीरिया का खोज किया, प्रोटोजोआ का इन्होंने जो है खोज किया, इन्होंने स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु को जो है इन्होंने देखा, इन्होंने आरबीसी को भी देखा। तो इन्होंने ये सारा चीज़ जो है इन्होंने देखा अपने सूक्ष्मदर्शी के सहायता से, ठीक है। याद रखिएगा क्या क्या चीज़, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शुक्राणु और आरबीसी, इन चीज़ों को अपने माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने देखा, ठीक है। सिद्धांत की बात करेगा कि क्या इन्होंने कोई प्रिंसिपल थ्योरी दिया, तो इन्होंने कोई ऐसा जो है थ्योरी नहीं दिया, तो इनका थ्योरी नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन इन्होंने यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव वास्तव में है और जीवित होते हैं, ठीक है। यानी इन्होंने स्टार्टिंग में जो अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो जीवित अवस्था में होते हैं, इन्होंने एक चीज़ ये बताया, ठीक है। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि सूक्ष्मजीव होता है नहीं होता है, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने एक चीज़ बता दिया कि हाँ, सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो जीवित रूप में होते हैं, इन्होंने ये प्रमाण दिया, बाकी कोई थ्योरी इनका नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। पुरस्कार की बात किया जाए, पुरस्कार की बात अगर किया जाएगा तो इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि उस समय 1600 ईस्वी में 17वीं ईस्वी में कुछ जो है ज़्यादा प्राइज जो है नहीं था, ठीक है ना। तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य इन्होंने बना, ठीक है, इनको मौका मिला रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बनने का, ठीक है। तो इनको एक यही सम्मान मिला कि ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने, ठीक है। परीक्षा के लिए कुछ बिंदु है कि इन्होंने एनिमलकुलेस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है ना। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक एनिमलकुलेस शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग किया और इन्होंने उपयोग ही नहीं किया, इन्होंने सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप खुद का बनाया भी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का अगर जनक पूछेगा तो कौन होगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटी एंटोनी वान ल्यूवेनहुक के जन्म समझ गए, इन्होंने क्या खोज किया वो समझ गए, इन्होंने अपने खोज में क्या बताया वो भी आप समझ गए, ये कहाँ के रहने वाले हैं वो भी समझ गए, ठीक है। इनको कौन सा विशिष्ट पद मिला, तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बनने का अपॉर्चुनिटी मिला, बात समझ गए। तो ये सारा चीज़ इनके बारे में आप समझ गए, इनके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है लुईस पास्चर के बारे में, बहुत भी आई है, लुईस पास्चर के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है, और लुईस पास्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, लुईस पास्चर, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के साथ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे लुईस पास्चर में भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है और एंटोनी वान ल्यूवेनहुक में भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये जो लुईस पास्चर है ना, इनका जन्म हुआ 27 दिसंबर 1822 और इनका जो मृत्यु हुआ वो 28 सितंबर 1895, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझना है कि चूँकि एंटोनी वान ल्यूवेनहुक 1632 में आए, ठीक है, 1632 में, तो लुईस पास्चर से काफ़ी पहले आए। तो जब पहले आए तो उन्होंने माइक्रोस्कोप दिया, सूक्ष्म जीवों को भी उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप के जरिए, ठीक है ना, जिसका नाम इन्होंने एनिमलक्यूल्स दिया, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीवों को इन्होंने देखा। तो अगर सीधा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे, सीधा अगर मॉडर्न नहीं लगाएं, डायरेक्ट पूछे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है,
तो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो लुई पास्चर होगा। और सीधा सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता जनक पूछे तो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब इसे इम्यूनोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता है, तो इम्यूनोलॉजी का भी फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा वैक्सीन का भी जो है इन्होंने खोज किया था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा जो है वैक्सीन का भी खोज किया था। और दोनों कंडीशन में लुई पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, दोनों कंडीशन में मॉडर्न के सिचुएशन में लुई पास्चर होगा। और अगर सीधा अगर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पूछे तो वह होगा एडवर्ड जेनर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए ये बात समझ गए। तो यहाँ पे लुई पास्चर जी का जो जन्म हुआ 1822 में हुआ, 27 दिसंबर 1822 में। और यहाँ पे लगभग 200 सालों के बाद इनका जन्म हुआ। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक के लगभग 200 सालों के बाद जन्म हुआ, लगभग 200 साल, 190 साल। 28 सितंबर 1895 में इनका डेथ हो गया। और इनका देश जो था लुई पास्चर का वो फ्रांस था, ठीक है। बात समझ गए। चलिए अब बात आता है कि इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या रहा है। तो यह जो है रसायन शास्त्री थे, ठीक है ना। लुई पास्चर जो है क्या थे, ये जो है रसायन शास्त्री थे, ठीक है ना। केमिस्ट्री के जो है ये काफ़ी ज़्यादा विख्याता थे। इन्होंने फर्मेंटेशन पर अध्ययन करते हुए जर्म थ्योरी तक इन्होंने पहुंचा। जर्म थ्योरी, ठीक है ना, जो जीवाणुओं से संबंधित है, आगे मैं बताऊंगा जर्म थ्योरी क्या होता है। तो इन्होंने रसायन शास्त्री होने के साथ साथ इन्होंने फर्मेंटेशन पर अध्ययन करते हुए इन्होंने जर्म थ्योरी तक पहुंचा। और इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने थ्योरी दिया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी रोग जो होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है, यह सिद्धांत किसने दिया, तो यह लुई पास्चर ने ही दिया। इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि जो बीमारी हो रहा है वह सूक्ष्म जीव के कारण भी होता है। इन्फेक्शन किससे होता है, सूक्ष्म जीव से, तो सूक्ष्म जीव भी होता है, ये बताया एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। लेकिन चूंकि वो इतना डिटेल्स में नहीं बता पाए कि हाँ सूक्ष्म जीव के कारण ही जो है बीमारी होता है, तो आगे चलकर लुई पास्चर ने इसी चीज़ को व्याख्या किया और बताया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यही होता है कि जो रोग होता है वह सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। यह कौन बताया, लुई पास्चर ने बताया, ठीक है। आगे है, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का खंडन किया। इन्होंने जर्म थ्योरी दिया लेकिन इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को खंडन किया, इन्होंने काट दिया उसे, ठीक है। इन्होंने स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो इनका दो महत्वपूर्ण चीज़ है, तीन महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो जर्म थ्योरी और एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को खंडन किया। और एक जो है इन्होंने दिया स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा। ओके, चलिए महत्वपूर्ण है, जर्म थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो थ्योरी को तो समझ गए कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को खंडन किया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को इन्होंने ज्ञात किया, दिया, ठीक है। और स्वान मास्क जो है इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क जो है एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने काम किया। अब इनका जो खोज था, ठीक है, इनका जो खोज था, रिसर्च था, वह काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया था। इन्होंने पाश्चुराइजेशन तकनीक को डेवलप किया, जिसे पाश्चीकृत करते हैं, जिससे वैक्सीन वगैरह हो गया या आपका खाने वगैरह के सामान हो गया। इन्होंने प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन यानी किसी चीज़ को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, ठीक है। जिसके कारण भोजन को हम लोग कई दिनों तक रखते हैं, ठीक है, खाने वाला सामान को बनाकर बचा कर रखते हैं, ये सब प्रिजर्वेशन पर ही काम करता है। और वो पाश्चुराइजेशन का ही सिद्धांत को अपनाता है। बात समझ गए। तो इन्होंने खोज पाश्चुराइजेशन तकनीक का खोज किया। इन्होंने वैक्सीन का भी खोज किया, जैसे रेबीज के वैक्सीन हो गया, एंथ्रेक्स के वैक्सीन हो गया, फॉल कोलेरा का वैक्सीन हो गया। ये सब वैक्सीन को खोज जो है, दो महत्वपूर्ण वैक्सीन याद रखिएगा, रेबीज, एंथ्रेक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया, तो लुई पास्चर। एंथ्रेक्स लुई पास्चर, ठीक है। और फॉल कोलेरा तो लुई पास्चर, और साथ में पाश्चुराइजेशन, तो ये इनका महत्वपूर्ण खोज था। इनको
इसीलिए मॉडर्न इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रेबीज, एंथ्रेक्स महत्वपूर्ण टीके का खोज किया, पाश्चुराइजेशन तकनीक का खोज किया। तो ये महत्वपूर्ण इनका योगदान था। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो इनको भी कोई नोबेल नहीं मिला, क्योंकि नोबेल शुरू हुआ उससे पहले ही इनका डेथ हो चुका था। ठीक है, परीक्षा से बिंदु है, इन्होंने वैक्सीनेशन की नींव रखी, वैक्सीनेशन का इन्होंने खोज किया। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन में योगदान इन्होंने दिया, जो पाश्चुराइजेशन को तकनीक को खोज किया। तो ये फूड प्रिजर्वेशन जो है आपको क्या हुआ, इससे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का बहुत ज़्यादा जो है एक रास्ता मिल गया। ठीक है, पाश्चुराइजेशन तकनीक के माध्यम से। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, ये भी 3 एंटनी वान ल्यूवेनहुक बता दिए, रॉबर्ट आपका लुई पास्चर बता दिए। अब लुई पास्चर जो है ना, उन्हीं लुई पास्चर के नाम पर पाश्चुराइजेशन तकनीक नाम रखा गया। ठीक है, अब हम लोग रॉबर्ट कोच पढ़ते हैं, रॉबर्ट कोच के बारे में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और फिर से यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ फिर से आपको समझना है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, तो अगर मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो रॉबर्ट कोच आंसर होगा। अगर सीधा पूछे कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर क्यों? क्योंकि उन्होंने जर्म थ्योरी दिया, जहाँ पे पता चला कि सूक्ष्म जीव के कारण ही रोग होता है। ठीक है, और उन्होंने एंथ्रेक्स को खोज किया, बात समझ गए, उसके वैक्सीन को भी खोज किया। तो कुल मिला के अगर सीधे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछे तो लुई पास्चर, और अगर पूछ दे कि मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तो रॉबर्ट कोच। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट कोच लुई पास्चर के बाद इन्होंने चीज़ों को बताया। ठीक है, और बाद इन्होंने आया। इनका जीवन का परिचय, अब चूँकि आपको पता है, सारा चीज़ पता है। 11 दिसंबर 1843 को रॉबर्ट कोच ने आया, अपना जीवन में जन्म लिया। 27 मई 1910 को इनका मृत्यु हो गया। इनका देश जो था वो जर्मनी के थे। ठीक है, तो तीनों के बारे में जीवन परिचय याद रखिए, कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ। ठीक है ना, इससे आपको अनुमान मिलेगा। तो 1632 में जन्म हुआ एंटोनी वान। ठीक है ना, फिर 1800 जो है मैं बता दूं यहाँ पे 1800 कुछ में जन्म हुआ आपका लुई पास्चर को, और उसके बाद 1822 में, और उसके बाद जन्म हुआ आपका 1843 में रॉबर्ट कोच को। ठीक है, तो जो जैसे आए वैसे जो है इनका नाम आगे बढ़ते गया। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। तो रॉबर्ट कोच के बारे में समझ गए कि इनका जन्म 11 दिसंबर 1843 को हुआ, मृत्यु 27 मई 1910 को हुआ, और इनका देश जो है जर्मनी था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब रॉबर्ट कोच की बात है तो इनका बैकग्राउंड, ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड था काफ़ी अच्छा रहा। ये पेशे से डॉक्टर, मेडिकल चिकित्सक थे। ठीक है ना, और प्रयोगशाला में बैक्टीरिया का शुद्ध संवर्धन, प्योर कल्चर इन्होंने बैक्टीरिया के तैयार किया, इसीलिए इन्हें मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यह लैब में बैक्टीरिया के शुद्ध संवर्धन, प्योर कल्चर जो है इन्होंने तैयार किया। ठीक है, याद रखिएगा। सिद्धांत इनका जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत इनके नाम पर ही पड़ा, जिसे कोच, ठीक है ना, पोस्टुलेट कहा जाता है। कोच पोस्टुलेट कहा जाता है। ओके, रोगी में रोगाणु उपस्थित हो, ठीक है, आइसोलेट कर कल्चर किया जा सके, स्वस्थ में डालने पर रोग उत्पन्न हो, वही रोगाणु पुनः प्राप्त हो। ठीक है ना, इन्होंने कोच जो सिद्धांत दिया, कोचेज जो थ्योरी दिया इन्होंने, कोच पोस्टुलेट जो बोला जाता है, तो इन्होंने इसमें बताया कि रोगों में जो रोगी होता है उसमें रोगाणु यानी पैथोजन, जो रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव होता है उसे रोगाणु, पैथोजन बोलते हैं। तो रोगी में रोगाणु उपस्थित हो, ये कोच पोस्टुलेट बताता है कि रोगी में रोगाणु उपस्थित हो, आइसोलेट कर कल्चर किया जा सके, यानी अलग करके उसे जो है
अच्छा किया जा सके, सही किया जा सके। स्वस्थ में अगर हम डालते हैं तो उसे रोग उत्पन्न हो सकता है सूक्ष्म जीवों से, वही रोगाणु पुनः प्राप्त हो जो पहले हम क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं अलग करके। तो कोच पोस्टुलेट बताता है कि जो सूक्ष्म जीव होता है रोगी में मौजूद होना चाहिए, ठीक है, रोगाणु जिससे रोग हो उसे हम अलग करके जो है आइसोलेट करके उसे हम अलग करके कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और स्वस्थ में अगर फिर से हम उसी सूक्ष्म जीव को टच करेंगे, डालेंगे तो उससे रोग उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। और वही रोगाणु जो पैथोजन है पुनः उसे हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कोच पोस्टुलेट फर्स्ट थ्योरी इन्होंने दिया, ठीक है। इनका खोज था, इन्होंने एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स का खोज किया। एंथ्रेक्स का खोज वो भी किए हैं, एंथ्रेक्स वैक्सीन का खोज जो है आपको क्या बोलते हैं उनको, लुई पास्चर भी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो एंथ्रेक्स बैसिलस का खोज इन्होंने किया। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्होंने, टीबी का जो होता है उनको खोज किया, ठीक है। इन्होंने ये पता किया कि एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रेक्स के कारण होता है। इन्होंने खोज किया कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, ठीक है। इन्होंने खोज किया कि कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, ठीक है ना। तो वैक्सीन का अगर खोज करेगा, और कुछ जो है बैक्टीरिया का भी खोज लुई पास्चर ने भी किया, लेकिन इन्हें मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो है टीबी के ऊपर जो खोज इन्होंने किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु का, इसके लिए इन्हें आगे चलकर नोबेल पुरस्कार भी मिला 1905 में, क्योंकि इन्होंने टीबी पर शोध किया और टीबी पर खोजा कि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। वैसे तो एंथ्रेक्स के भी बारे में खोजा, कोलेरा के बारे में भी खोजा था, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो यही बैक्टीरिया है। कोलेरा, हैजा जो है विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेक्सिस के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। परीक्षा के उपयोगी है डिजीज डायग्नोसिस का वैज्ञानिक आधार। अब जो इन्होंने रॉबर्ट कोच ने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के बारे में बता दिया, तो जिससे ये डायग्नोसिस अब होने लगा कि फलाना बीमारी फलाने सूक्ष्म जीव के कारण होता है। जैसे टीबी अगर किसी को होता था तो डायग्नोसिस से पता चलता था कि अगर मरीज में अगर ये सूक्ष्म जीव है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है मतलब टीबी है, ठीक है, और विब्रियो कोलेरा है तो मतलब कोलेरा है। तो कुल मिला के डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस का वैज्ञानिक आधार रॉबर्ट कोच के सिद्ध होने से ही चला। बाद में जांच वगैरह होने लगा, डायग्नोसिस होने लगा, जिससे पता चलने लगा कि बीमारी कौन सा है और कौन सा सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया। अब आपको जो है अच्छे से इनको तीनों को जो है यहाँ पे क्लियर कर लेना है और आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तीनों के बारे में मैं बता दी। देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता मैंने आपको पढ़ा दिया अब आप घर में बैठ गए रख दिए मोबाइल में, इसका ये मतलब नहीं होता है। जितना आप जान सके, मैं यहाँ पे रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ा दिया, आपको लगता है रॉबर्ट कोच के बारे में और भी चीज़ें जाननी चाहिए, अब बिल्कुल बहुत आजकल एआई के ज़माना आ चुका है, गूगल है, कहीं भी जाइए, पढ़िए, समझिए, सर्च करके पढ़िए, समझिए। मैंने पढ़ा दिया, एक बार जाइए खुद से सर्च कीजिए, समझिए कि ये क्या क्या होता है, कुछ बातें ज़रूर दिमाग में आपको आएगा, तो उससे प्रैक्टिस होता है, रिवीजन होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।